Hello dear students, our today's topic is overhead and its distribution. Class 3 machine hour rate. क्या होता है? Where most of the work of factory is based on machines. यानी कि आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीन्स यूज़ होती हैं, पैकिंग के लिए भी मशीन है, हर काम के लिए मशीन। जहाँ पे मोस्टली काम मशीन बेस होता है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? ओवरहेड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी मेरा कहने का मतलब एलोकेशन हो या फिर क्या हो, अपॉर्शनमेंट। किस बेस पे हो? एलोकेशन अपॉर्शनमेंट जो भी होगा ऑन द बेसिस ऑफ मशीन्स। आपको ओवरहेड डिपार्टमेंट वाइज, अभी तक अपन ने लास्ट में देखा कि डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड को डिवाइड किया अपन ने, फिर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया, हर डिपार्टमेंट में कितना सामान बनता है। मैं ये कह दूं कि एक बहुत बड़ा होल है, वहां पे तरह तरह की मशीन्स लगी हुई हैं। कोई मशीन तो क्या कर रही है, सपोज टेबल बना रही है, कोई मशीन डाइस तैयार कर रही है, लेक्चर स्टैंड, कोई मशीन चेयर तैयार कर रही है। तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्क मशीन से हो रहा है। तो वहाँ पे एक और मेथड है कि हर एक्सपेंस को, ओवरहेड को, यानी ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, मस्ट बी रिलेटेड टू द मशीन्स। मशीन से लिंक कर दो तो हर मशीन के रिस्पेक्टिव एक्सपेंस आ जाएंगे। मान लो ये पूरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर देखो ये मशीन है 1, 2, या ये 2 छोटी मशीन है 1, 2, ये 3 और 4 नंबर मशीन बड़ी हैं। पूरी फैक्ट्री में 4 मशीन है, मशीन नंबर 3 मशीन, 4th मशीन, 1st मशीन और 2nd मशीन। अब मुझे क्या करना है, इसके पूरे ओवरहेड को इन 4 मशीनों से रिलेट करना है। हर मशीन के ओवरहेड आ जाएंगे, ओवरहेड्स। इसके भी ओवरहेड का शेयर देख लो कितना है, इसका शेयर, फिर इसका शेयर, फिर इसका शेयर, शेयर ऑफ ओवरहेड, फिर मुझे किसका शेयर, शेयर ऑफ ओवरहेड। तो मुझे हर मशीन के ओवरहेड को डिवाइड कर लेना है। जितने जितने ओवरहेड आ जाएंगे इसके मशीन आर से डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ मशीन आर। इसको भी नंबर ऑफ मशीन आर, नंबर ऑफ मशीन आर से इसको भी डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ मशीन आर। इससे क्या होगा, इसको भी नंबर ऑफ मशीन आर। ऐसा है कि आपको क्या करना है, हर मशीन का एक्सपेंस डिवाइड कर लेना होगा। जहां पे मशीन से काम ज़्यादा हो तो वहां पे ये मेथड काम आता है। तो सारा काम ही वर्कर की बजाय मशीन बेस्ड हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, सारे एक्सपेंस को जैसे तैसे भी किससे रिलेट कर दो, मशीन से। जैसे कि मैं कहता हूं फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट है, किस रेशो में बांट दो, एरिया ऑक्यूपाइड बाय मशीन्स, उस रेशो में, वो रेशो काम आएगा, एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच मशीन। जैसे ये लग रहा है, ये साइज हमें बता देगा, कहता है 2 छोटी मशीन है 2 बड़ी मशीन है, हमें बता देगा कि छोटी मशीन कितना एरिया कवर करती हैं और बड़ी मशीन कितना एरिया रोकती हैं फैक्ट्री का। तो रेंट को उस रेशो में, एरिया ऑक्यूपाइड में बांट लेंगे। मशीन ये बिल्डिंग के और खर्चे होंगे, रिपेयर वगैरह अगर अपनी है, डेप्रीसिएशन, वो भी एरिया ऑक्यूपाइड में बांट लेंगे। अगर मुझे इकट्ठा टोटल डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन्स दे दिया, मशीन्स ऑफ मशीन्स, चारों मशीनों का टोटल डेप्रीसिएशन है, चारों का इकट्ठा डिवाइड करना है, तो मुझे किस बेस पे डिवाइड करना होगा, पूरी फैक्ट्री की मशीनों का डेप्रीसिएशन वैल्यू ऑफ मशीन्स की रेशो में। ये रेशो काम आ जाएगा। हर मशीन, जैसे टोटल डेप्रीसिएशन 60,000 दे दिया तो मैं देख लूंगा टोटल 60 है तो ये मशीन 10 लाख, ये 10 लाख, सपोज ये दोनों 2020 की हैं
तो 10-10-20-20 की रेशो में डेप्रिसिएशन बांट देना चाहिए। तो मशीन का जो भी डेप्रिसिएशन है या इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर मशीन, ये भी किससे रिलेटेड खर्च है? मशीन की वैल्यू से। या फिर इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ऑफ मशीन, सभी मशीनों का इंश्योरेंस दे रखा है, वो भी किस रेशो में जाएगा? मशीन की वैल्यू। क्योंकि लोन लोगे तो अगर मान लो पूरी मशीनों का लोन है तो सभी मशीनों में लोन को कैसे डिवाइड करूं? तो आप मशीन की वैल्यूज की रेशो में इंटरेस्ट ऑन लोन को डिवाइड कर लो, डेप्रिसिएशन को कर लो। इंश्योरेंस, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका प्रीमियम क्या होगा? ज्यादा। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस को भी किस रेशो में डिवाइड कर लो? मशीन की वैल्यूज में। सभी मशीनों का इंश्योरेंस 15,000 का है तो मशीन की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसका इंश्योरेंस ज्यादा। ये 10 लाख की, ये 10 लाख की, ये 20 लाख, ये 20 लाख। तो मशीन की वैल्यूज की रेशो में डेप्रिसिएशन बांट लो, इंटरेस्ट ऑन लोन बांट लो और जो इंश्योरेंस है वो बांट लो। इस तरह से डिवाइड, यानी हर एक्सपेंस जो है वहां डिपार्टमेंट वाइज बांटते थे या मशीन वाइज करना है, ताकि हर मशीन का खर्च डिवाइड हो जाए, हर मशीन के ओवरहेड अलग अलग आ जाए। नंबर ऑफ मशीन आवर से डिवाइड करके हर मशीन का 1 आवर का खर्चा आ जाएगा। मान लो मैं आपको बाद में ये कह दूं कि एक जॉब पूरी की है, वर्क ऑर्डर कह दो, या एक जॉब, स्पेशल जॉब परफॉर्म्ड, उस जॉब पे कहने लगा मटेरियल जो लगा है डायरेक्ट मटेरियल उस काम पे 1200 का लगा है, डायरेक्ट लेबर जो है उस पे 18 की लगेगी, यानी प्राइम कॉस्ट 3000। तो ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड टू बी चार्ज कितने? मैंने आपको इस तरह बता दिया कि मशीन 1 जो है उसके 20 घंटे लगेंगे, मशीन नंबर 3 जो है ये 1 है उसके 10 घंटे लगेंगे और मशीन नंबर 4 के 30 आवर लगेंगे। तो आप मशीन नंबर 2 चली ही नहीं उस काम के लिए मान लो, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे ये बता दिया गया कि उस काम को करने के लिए मशीन 1 ने भी वर्किंग की, 2 ने नहीं की, 3 ने की, 4 ने की। तो आपको हर मशीन के आवर्स पता है, हर मशीन के ओवरहेड डिवाइड हो जाएं तो नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड करके क्या आ जाएगा? हर मशीन का कॉस्ट पर आवर, ओवरहेड कॉस्ट पर आवर। मान लो इस मशीन की 10 रुपये आ गई तो 20 घंटे काम किया, 200 रुपये खर्चा इस मशीन के बेस पे निकल गया। ऐसी इस मशीन का, ऐसी इस मशीन का जोड़ दूंगा तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी, उस जॉब जो किसी का काम किया है तो उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह से तो हर खर्च को, ओवरहेड को किससे रिलेट कर देना है? मशीन से। एरिया फैक्ट्री का, मशीन एरिया ऑक्यूपाइड में, मशीन के खर्चे इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस मशीन की वैल्यूज की रेशो में। और जैसे सुपरवाइजर की सैलरी है, सुपरवाइजर की सैलरी, सुपरवाइजर क्या करता है? ये वॉच करता है, सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑपरेटर। मशीन चलाने वाले जो बंदे हैं उनको क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटर। अक्सर ऑपरेटर की वेजेस को क्या मान लिया जाता है? ये जो डायरेक्ट वेजेस है ना, ये अक्सर क्या होती है? मशीन चलाने वाले ऑपरेटर की वेजेस होती है। क्योंकि जहां मशीनें ज्यादा लगी हों वहां मोस्ट ऑफ द वर्क किससे होता है? मशीन से। तो डायरेक्ट वेजेस होगी क्या? पैकिंग भी उससे, वेट करना है सामान का वो भी मशीन से, लेबल लगाना है वो भी मशीन से, ट्रक से माल उतारना है तो वो क्रेन्स वगैरह होती है उसी से उतर जाता है, लोडिंग भी मशीन से। तो वहां पे लेबर जो है डायरेक्ट और क्या होगी? मशीन चलाने वाले जो बंदे हैं, जो मशीन संभालता है, ऑपरेट करता है, ऑपरेटर, उसकी वेजेस को क्या मान लिया जाता है? डायरेक्ट वेजेस। तो अक्सर जब मैं ओवरहेड रेट पर आवर निकालूंगा, कितने रुपए खर्चा पड़ा मशीन के ऊपर पर आवर ओवरहेड, तो ओवरहेड में डायरेक्ट लेबर ऑपरेटर की वेजेस मत लेना, क्योंकि ऑपरेटर की वेजेस अक्सर क्या ट्रीट होती है? ऑपरेटर की वेजेस डायरेक्ट वेजेस ट्रीट होती है। हां, अगर पेपर में कह दें कंप्यूट कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट, ये कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड दे देना, फिर ठीक है, जो भी दिया है ले लो। फिर आप क्या है? ऑपरेटर की वेजेस बी इज
ऑल्सो बी इंक्लूडेड, ये भी इंक्लूड कर लो टोटल कॉस्ट में। वैसे ही ओवरहेड नहीं है, अगर आप मशीन आवर रेट ओवरहेड की बात कर रहे हैं तो ऑपरेटर की वेजेस एक डायरेक्ट वेजेस है, इट इज टू बी इग्नोर। अगर आप पर आवर मशीन का खर्च निकालने जा रहे हो तो इट इज नॉट अ ओवरहेड। पर हमें कह रहा है कि नहीं, आप कॉम्प्रीहेंसिव मशीन आवर रेट भी जो दे रखा है हमने ना वो ले लो बस, ठीक है। फिर ऑपरेटर की वेजेस भी क्या है, ओवरहेड के अंदर ही जोड़ दी जाएगी, सीधा कॉम्प्रीहेंसिव मशीन आवर रेट आ जाएगी। वैसे सुपरवाइजर तो पक्का ही ओवरहेड में आता है इसकी सैलरी, क्योंकि ये सामान बनाने का काम नहीं करता, ये तो क्या निगरानी करता है, वॉच करता है कि ऑपरेटर्स आर वर्किंग वेल और नॉट, ऑपरेटर की निगरानी करता है। तो इसके एक्सपेंस को किस रेशो में बांटा जाए, रेशो ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेटर एम्प्लॉयड ऑन ईच मशीन। आप देख लोगे सुपरवाइजर निगरानी करेगा तो सुपरवाइजर की निगरानी के खर्च होंगे, सुपरवाइजर की सैलरी होगी, उसे चारों मशीन के वर्कर में बांट दो। मैं कहता हूं इस मशीन पे 4 आदमी काम करते हैं, इस मशीन पे भी 4 वर्कर काम करते हैं, इस मशीन पे 7 वर्कर काम करते हैं, इस मशीन पे 7 वर्कर काम करते हैं। तो सुपरवाइजर इनकी निगरानी करेगा तो सुपरवाइजर की सैलरी को किस रेशो में बांट दो, 4 वर्कर 4 वर्कर 7 वर्कर 7 वर्कर, यानी 4 4 7 7 की रेशो में सुपरवाइजर की सैलरी को बांट दो। तो मैं यही कह रहा हूं, हर खर्च को मशीन में डिवाइड करना है, कोई ना कोई सुइटेबल बेस लेके, या ये कहो जैसे तैसे भी बांटना है, मशीन से लिंक करना है। तो सुपरवाइजर की सैलरी, नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड ऑन ईच मशीन, वर्कर वेलफेयर के खर्चे, कैंटीन के खर्चे किस रेशो में बांटोगे, वर्कर्स वेलफेयर एक्सपेंसेस। अब वर्कर वेलफेयर में क्या है, कोई कैंटीन बना दी, कोई हॉस्पिटल बना दिया अंदर, हॉस्पिटल वगैरह, ये जो एक्सपेंस है ये भी किस में बांटोगे, नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड ऑन ईच मशीन, एम्प्लॉयड ऑन मशीन्स, कितने कितने आदमी मशीनों पे काम पे लगाए हैं उसकी रेशो में बांटा जाए, नंबर ऑफ वर्कर की रेशो में वर्कर वेलफेयर के खर्च। तो अपने को देखना है एक्सपेंसेस किस रेशो में। जैसे पावर का बिल है, बिजली का बिल, पावर तो हैवी बिजली है ना, लाइट होता है, ये ट्यूब फैन वगैरह का लाइट होता है, वो लाइटिंग, पावर तो हैवी मशीनें खींचती है, किस रेशो में बांटा जाए, हॉर्स पावर ऑफ ईच मशीन। आप देख लेंगे हर मशीन की कैपेसिटी कितनी है, या फिर किलोवाट गिवन, जो किलोवाट गिवन है कि कितने किलोवाट खींचती है बिजली उसकी रेशो में, या फिर मशीन की हॉर्स पावर दे रखी होगी उस रेशो में बता देगा ये छोटी मशीन कितने किलोवाट खींचती है, ये कितनी, ये कितनी, ये कितनी, या फिर इनकी हॉर्स पावर बता देगा, जो ज्यादा पावर की है वो बिजली ज्यादा कंज्यूम करेगी उस रेशो में। लास्ट क्लास में अपन ने देखा हॉर्स पावर के साथ साथ या किलोवाट कितने कंज्यूम करने वाली मशीन है, साथ में वर्किंग आवर भी दे दे कितने आवर चली, तो दोनों को कंबाइन करके वेटेज बनानी है, रेशो फिर बनाना है। जो लाइट का खर्चा है, लाइट तो हल्का फुल्का फैन हो गए, ट्यूब हो गए, ये वाला खर्चा है। जो लाइटिंग का बिल है ना, ये नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट इन द विसिनिटी ऑफ ईच मशीन। आपको यह देखना है लाइट के खर्च के लिए कि जैसे मान लो ट्यूब फैन इस तरह के खर्चे, एग्जॉस्ट फैन इस तरह का खर्चा है, कूलर वगैरह का। मैं हैवी बिजली पावर वो नहीं कह रहा जो मशीनें खींचती हैं, वो पावर अलग है, लाइटिंग अलग। अब कई स्टूडेंट कहेंगे जी बिल तो इकट्ठा आता है, ऐसा होता है। बड़ी कंपनीज में चले जाओ तो जो हैवी बिजली कंज्यूम करती हैं मशीनें, उसके लिए डायरेक्ट वायर कहाँ से आ रही होती है, मीटर के पास से, उसका मीटर अलग लगा हुआ है जो हैवी बिजली कंज्यूम करती हैं मशीनें, और जो बाकी रेस्ट ऑफ कंजम्पशन जो होती है उसका मीटर अलग है। आप दूर क्यों जाते हो, आप अपने बिजनेस इंस्टीट्यूट्स पे,
अब मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो यहाँ हमारे यही सिस्टम है। जो एसी की वायरिंग है हमारे क्या हर जगह यही होता है, जो एसी की वायर है वो डायरेक्ट हैवी कंजम्पशन होती है, वो वायर डायरेक्ट कहाँ से आती है, मीटर के पास से। वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लग में नहीं लगता एसी का पॉइंट, वो वायरिंग डायरेक्ट बिना ज्वाइंट के मीटर के पास से आ रही होती है। तो क्या करें हमने, जितने भी एसी के कनेक्शन है, वायरिंग है वहां, उसका मीटर अलग लगा दिया, तो एसी का लोड सारा उस मीटर पे चलता है। बाकी जो मीटर दूसरा चल रहा है उस पे सारे इंस्टीट्यूट का वाटर कूलर और बाकी चीज चल रही है। एसी का मीटर अलग चल रहा है, वायरिंग वहां अलग है, अलग मीटर लगवा सकते हो। तो अगर ऐसा है तो पार हैवी वो तो एसी वाली होगी, ऐसी मशीनों का हो सकता है सिस्टम, तो वो जो है उसका हिसाब किताब अलग है हॉर्स पावर में। और जो बाकी लाइट है वो किस रेशो में, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट इन द विसिनिटी ऑफ ईच मशीन। हर मशीन के आसपास देखो ऊपर इधर पंखे ट्यूब कितने हैं उस रेशो में। अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं दे रखे तो ऐसा करो, फिर नंबर ऑफ वर्कर में भी बांट सकते हो कि जिस मशीन पे वर्कर ज्यादा है उतने पंखे ट्यूबें कूलर ज्यादा चाहिए होंगे। वो भी ना पता हो पेपर में नंबर ऑफ वर्कर, तो भाई एरिया में बांट दो। फिर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच मशीन। एरिया में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम मान लेंगे जो ज्यादा एरिया रोक रही है, जैसे ये मशीन, तो लाइट के पॉइंट भी यहां ज्यादा होंगे। ये कम एरिया रोक रही है तो लाइट के पॉइंट कम होंगे। बेस्ट तो यही है कि नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पेपर में दे या नंबर ऑफ वर्कर में बांटने को कहे, नहीं तो फिर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच मशीन में। और कोई मिसलेनियस खर्चा दे दे, मिसलेनियस एक्सपेंस कुछ ना बोले, तो आप उसे इक्वली भी बांट सकते हो। इक्वल वाला बेस भी चल जाता है, अजम्पशन बेस आप वेजेस की रेशो में भी, डायरेक्ट वेजेस। पर प्रॉब्लम मशीन जहां ज्यादा लगी हो ना, वहां प्रॉब्लम ये आती है कि डायरेक्ट वेजेस अक्सर ज्यादा होती ही नहीं। लेकिन फिर भी जो ऑपरेटर की वेजेस है, इसकी टोटल कितने बंदे हैं उनकी वेजेस, इसकी वेजेस, इसकी टोटल बंदे जो लगे हैं उनकी वेजेस की रेशो में भी बांट सकते हो, या इक्वली सभी मशीनों में, क्योंकि वेजेस अक्सर ज्यादा होती नहीं यहाँ, इसलिए अक्सर इक्वल भी बांट दिया जाता है। तो पहला काम आपको क्या करना है, हर मशीन के खर्च को उस मशीन के ऊपर चार्ज करना है। बेस मैंने कुछ आइडिया दिया, कुछ बेस फर्स्ट पेज पे स्टडी करता हूं, आप नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर लें। जैसे रेंट एरिया में, लाइट बता दिया, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट या नंबर ऑफ वर्कर वो भी ना हो तो एरिया ऑक्यूपाइड में। पार रीडिंग देख लो, या तो हर मशीन की रीडिंग देख लो कितने किलोवाट बिजली यूज हुई, या फिर हॉर्स पावर की रेशो में बांट लेंगे। ओके, इंश्योरेंस मशीन की वैल्यू की रेशो में, बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, अपनी बिल्डिंग है तो एरिया ऑक्यूपाइड में, सुपरवाइजर नंबर ऑफ वर्कर में, इनडायरेक्ट मटेरियल जो है या सन्ड्री मटेरियल कंज्यूम हुआ तो वेजेस में या नंबर ऑफ वर्कर में। बेस बताएगा, कोई सुइटेबल बेस है नहीं, आपको मान एजम्पशन बेस करना होगा। मिसलेनियस इक्वल या जो भी आपको सुइटेबल लगे वेजेस या कुछ उस रेशो में। मशीन का डेप्रिसिएशन, मशीन की वैल्यू, बिल्डिंग का बिल्डिंग के एरिया में। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं, हर खर्च को कोई ना कोई लिंक आपको नेक्सस ढूंढ के, रिलेशन ढूंढ के मशीन्स में बांटना है। चलो ये काम आप कर लेंगे। जैसे एक जैसी 10 मशीन है तो ऐसा 10 का अलग अलग खर्च करने की बजाय 10 का इकट्ठा कर लो। जब वो एक सी हैं तो टोटल एक्सपेंस को 10 से डिवाइड कर लो। यानी मशीनें एक सी हैं तो सबका इकट्ठा निकाल के, 20 मशीनें एक सी हैं तो 20 का इकट्ठा निकाल के 20 से डिवाइड कर लो। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत तो तब है कोई मशीन किस साइज की है, कोई मशीन किस साइज की। चलो मशीन के एक्सपेंस तो आ जाएंगे, फिर अपन ने क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट। इसका मतलब क्या होता है, ओवरहेड, टोटल ओवरहेड को डिवाइड करना है मशीन के आर से। ठीक है, हर मशीन का जो ऑफ ईच मशीन, हर मशीन के जितने भी खर्चे मशीन के आर से डिवाइड कर दो ताकि कोस्ट ओवरहेड की पर आ जाए। कल को जो काम किया है उस पर कितने घंटे मशीनें चली तो खर्चा आराम से निकल जाएगा। चलो ये चीज अपन देखते हैं। करना क्या इस चैप्टर में, आपको पेज नंबर 1 पे ही एक स्टेटमेंट बताएगा कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट की। तो वो स्टेटमेंट मैं बना के दिखा रहा हूं। सबसे पहले
आप क्वेश्चन में ये देख लो, मशीन की रनिंग कितने टाइम की है, मशीन रनिंग पीरियड। अगर पेपर में कह रहा है ईयरली मशीन चलती है, इतने दिन ऐसे कह रहा है कि साल में 300 डेज की वर्किंग है पर एनम मशीन की, ऐसे तो आपको एक्सपेंस भी किसके लेने होंगे, सारे एक्सपेंस एनुअल लेने होंगे। अगर पेपर में कुछ इस तरह कह रहा है क्वार्टरली रनिंग जो है अपनी, ये क्वार्टरली रनिंग है और क्वार्टर में चली है 70 दिन 60 दिन ऐसे कुछ, तो आपको एक्सपेंस भी किसके लेने होंगे, 3 महीने के। और अगर पेपर में इंफॉर्मेशन है मंथली रनिंग की इंफॉर्मेशन है कि भाई महीने में रनिंग है, कह रहा है जी 22 दिन है, डेली 8 आवर ऐसा कुछ, तो आपको एक्सपेंस भी किसके लेने होंगे, एक्सपेंस भी 1 महीने के। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो शीट बननी है इसमें एक्सपेंस एनुअली लूं, क्वार्टरली लूं या मंथली लूं, रनिंग पे डिपेंड करता है। मान लो मशीन का रनिंग मंथली दे रखा है तो ठीक है, पर मंथ ही मैं यहां पे एक कैलकुलेशन देख सकता हूं। कैसे, तो मैं यहां पे एक बनाऊंगा स्टैंडिंग एक्सपेंसेस या कह दो फिक्स एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस पर मंथ बना लो पहले, तो कितने बनेंगे फिक्स एक्सपेंसेस, ढूंढो मशीन के फिक्स एक्सपेंसेस। दूसरे होंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस पर आवर, वेरिएबल और फिक्स। फिक्स तो हो गया जो लगेगा ही लगेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन लेके लिए, कुछ लोग कहते हैं इंटरेस्ट इग्नोर कर दो, ऐसा है अगर तो अपना पैसा है फिर मशीन खरीदिए तो इग्नोर करना चाहिए। अगर लोन लेके लिया है तो इट कैन बी कंसिडर्ड, तो ये कर्ज लेके मशीन खरीदी है तो लिया भी जा सकता है। बाकी आपकी अजम्पशन है फाइनेंस नेचर का एक्सपेंसेस मानते हुए कोस्ट अकाउंट में इंटरेस्ट छोड़ भी सकते हो, या आप पे है तो आप 1 महीने का इंटरेस्ट बना लो। मान लो साल का 12,000 दे रखा है तो आपको तो मंथली बनाना है तो मंथली बनाओ, 1000 बन गया। आप इंश्योरेंस बताओ क्या पर मंथ कितना है, वो बन जाएगा। आप बताओ कोई मशीन के ऊपर कोई और खर्चा है जो फिक्स, जैसे कि डेप्रीसिएशन टाइम बेस है, टाइम बेस्ड है, मतलब इस तरह दे रखा है कि मशीन 10 लाख रुपए की है जी, 10 लाख की मशीन स्क्रैप 1 लाख होगी और हमें कह रहा है लाइफ 6 साल है, तो आप कहोगे जी डेप्रीसिएशन कितना हो गया, 9 लाख डिवाइडेड बाय 6, 1.5 लाख रुपए हो गया साल का। अब आप 1 महीने का बना लो तो पर मंथ कितना बन जाएगा, 150 अपॉन में 12, तो ये पर मंथ बन जाएगा शायद 12,500 बन जाएगा, जो भी है। आपको हर चीज मंथली, डेप्रीसिएशन टाइम बेस है तो वहां, लेकिन अगर डेप्रीसिएशन आर बेस है, आर बेस पे तो इधर ले लो पर आर। जैसे आपको ये कह दूं कि मशीन 10 लाख की 1 लाख में बिकेगी और ये लाइफ ऐसे ना दे के लाइफ ऐसे दे रहा है, कह रहा है कि मशीन चलेगी टोटल 3 लाख आर लाइफ है इस मशीन की, लाइफ आर में दे रहा है, तो 3 लाख, ये रुपए कितने आ गए, 9 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, कितना आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा 3 पर आर ऐसे। तो आपको एक्सपेंसेस मशीन के पर आर लेने हैं, पर आर दे रखे हैं तो इधर आ जाएगा, वरना टाइम बेस है तो इधर आ जाएगा। रिपेयर वगैरह अगर रनिंग बेस है तो इधर, नहीं तो रिपेयर इधर आ जाएगा। आपको एक्सपेंस जोड़ने हैं, जैसे पार का बिल अक्सर इस तरह बता देगा 1 घंटे में इतनी बिजली। जैसे मान लो यूनिट्स कंज्यूम निकालने हो, बिल कैसे आता है, चलो बिजली का बिल आता है यूनिट्स कंज्यूम्ड इनटू रेट। मैं कह दूं कि ये मशीन जो है ना 1 घंटे में 20 यूनिट कंज्यूम करती है, कंज्यूम्ड 1 घंटे में 20 यूनिट, और साल में ये मशीन चलेगी 7000 घंटे, 7000 आवर पर मंथ। चलो पर मंथ आप नहीं, साल का कर लो, 7000 पर एनम या 6000 पर एनम, तो इसे पर मंथ बनाओ, 500 आवर पर मंथ हो गए, मशीन चलेगी। तो मैं ये देख लेता हूं बिजली का बिल कितना आएगा, 500 घंटे चलेगी पर मंथ, और बिल कितना है गिवन होगा पेपर में, गिवन है मान लो ₹10 पैसा पर आवर बिजली कंज्यूम हो गई। मतलब आपको बता देगा 1 घंटे में 20 यूनिट। अच्छा
500 घंटे में कितने यूनिट लग जाएंगे? 20 यूनिट के हिसाब से यूनिट्स कंज्यूम बना लो ना। देखो ऐसा है, पर यूनिट बनाओ। ओके, मुझे कह रहा है 1 घंटे में 20 यूनिट कंज्यूम करती है, और अपन ने रनिंग कितनी करनी है मशीन की? 500 घंटे महीने के, साल के 6000। तो 500 घंटे में 1 घंटे में 20, तो आपके 1000 यूनिट बिजली कंज्यूम हो जाएगी, 1000 यूनिट। ओके, 10 पैसे का पर यूनिट है, तो बिजली कितने की लग जाएगी? 100 रुपए की। यानी मैं आपको इस तरह बता रहा हूं कि बाय चांस कभी जरूरत पड़े और आपको यूनिट दे दूं तो आप आर तक आ सकते हो। मैंने कहा 1 घंटे में 20 यूनिट बिजली कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट जो है वो 10 पैसे पर यूनिट है। मैंने आपको बिल ही दे दिया, मैंने बिल दे दिया, मान लो 150 रुपये का बिल है, तो आप इससे क्या कर लेंगे? 150 का बिल है, यूनिट कंज्यूम पे आ जाएंगे। यूनिट कंज्यूम कितना आ गया? ये 10 पैसे पर यूनिट है, तो यूनिट कंज्यूम आ जाएगा, यहां से वो सोल्व कर लो, 150 अपॉन में 10 पैसा, यानी कि यहां से 1500 यूनिट का बिल आ गया। अब ये देखो कि हमें कह रहे हैं 1 घंटे में क्या है? 20 यूनिट बिजली के लगते हैं, और 1500 यूनिट लगाने के लिए तो आप देख लो मशीन कितनी चली होगी, 1500 डिवाइडेड बाय 20, तो 75 घंटे मशीन चली होगी, रनिंग आवर ऑफ मशीन। क्योंकि मुझे खर्चों को डिवाइड करने के लिए मशीन के रनिंग आवर चाहिए। आपको उसने बिल दे रखा है, पेपर में रेट दे रखा है, यूनिट कंज्यूम निकाल लो 1500। 1 घंटे में 20 यूनिट कंज्यूम होते हैं, तो 1500 यूनिट कंज्यूम हुए होंगे 75 घंटे में, तो आपको आर चाहिए होंगे, तो बन जाएंगे। तो इंटरेस्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, रिपेयर हो गया, सुपरवाइजर की सैलरी होगी, ये खर्च सारे क्या हैं? फिक्स। मशीन कम ज्यादा चले खास फर्क नहीं पड़ता, ये लगेंगे। बिल्डिंग का रेंट हो सकता है, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, उसका शेयर मशीन का आ गया। तो आपको क्या करना है? टोटल स्टैंडिंग कह दो या फिक्स एक्सपेंसेस कह दो। फिक्स एक्सपेंसेस पर मंथ, 1 महीने के खर्चे कितने आ गए? मान लो ये सारे खर्चे आ गए 2400, तो महीने में कितने आर मशीन चली है? मशीन आर पर मंथ। एक मशीन की महीने के आर कितने हैं उनसे डिवाइड कर दो। मैं कहता हूं कि महीने में मशीन टोटल जो चलेगी वो चलेगी 75 घंटे, मान लो 75 घंटे। तो ये कौन से स्टैंडिंग या फिक्स एक्सपेंसेस? फिक्स एक्सपेंसेस पर आर आगे, पर आर कितने आगे डिवाइड करके देखो। आपको जी 2400 खर्चा है, 75 आर चलेगी तो 32 रुपए पर आर खर्चा कौन सा आ गया हमारा? ये आ गया फिक्स वाला। वेरिएबल वाले डेप्रीसिएशन या पार या फिर कोई और खर्चा भी हो सकता है, अदर एक्सपेंसेस, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस कुछ, तो वो पर आर में ही निकलेंगे। जैसे मान लो डेप्रीसिएशन पर आर 1 रुपया कह रहा है या 4 रुपये कह रहा है, और जो पावर का बिल है पर आर में कुछ दे रहा है, हमें 2 रुपये दे रहा है। 1 घंटे में 20 यूनिट लगते हैं कह रहा है, 20 यूनिट पर आर लगते हैं, और 1 यूनिट 10 पैसे का है, तो बिजली कितने की लग रही है? 2 रुपये की। अदर एक्सपेंसेस 1 रुपया पर आर गिवन है ये। तो आप ये जो एक्सपेंसेस है ना, जो चलेंगी तो लगेगा, नहीं तो नहीं। लाइफ के अकॉर्डिंग है, नंबर ऑफ आवर के अकॉर्डिंग है, तो उनको तो पहली पर आवर में लिखा जाए। जो फिक्स एक्सपेंसेस है, मशीन की रनिंग से रिलेटेड नहीं है, उनको टोटल कर लो। अब ये 1 महीने के करने हैं कि क्वार्टरली क्या ईयरली, डिपेंड करता है वो चीज। मशीन की रनिंग महीने की है तो महीने के बना लो, महीने के आर, वो तो बात एक ही है। अगर ये एक्सपेंस साल के होते तो ये रनिंग आर भी साल के होते, ठीक है। अगर ये एक्सपेंस 1 महीने के तो रनिंग आर भी 1 महीने के हैं, ये पर मंथ है। तो डिवाइड किया तो फिक्स या स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर आर आ गए, फिर ये वेरिएबल जोड़े तो ये है टोटल मशीन आर रेट। 1 घंटे का मशीन चलेगी तो कितना खर्चा लगेगा? तो आप कहेंगे 7 और 32 39 रुपए पर आर, इस तरह से। तो मशीन आर रेट का जो ये टॉपिक है, इस तरह से आर निकाल लेता है, नंबर ऑफ आर से डिवाइड करना है। पर आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या आपको याद रखना है? नॉर्मल आइडल टाइम या अब नॉर्मल आइडल टाइम।
यानी कि ये वेस्टेज है टाइम की, वेस्टेज। ये कहां ट्रांसफर होगा? कहता है नंबर ऑफ आर नॉट टू बी रिड्यूस्ड। नंबर ऑफ आर कम ना करो, रेट महंगा हो जाएगा। लेकिन ये तो नॉर्मल आर है, इसकी बर्डन तो कस्टमर से लेनी पड़ेगी, तो मस्ट बी डिडक्टेड आउट ऑफ नंबर ऑफ आर वर्कड। नंबर ऑफ आर में से क्या कर दिया जाए? कम। मान लो मैं कहता हूं ये 75 घंटे है, इट इंक्लूड्स 5 आवर नॉर्मल आइडल टाइम। ये होएगा ही। जैसे सेटअप टाइम है, रोज सुबह आके मशीन को क्या करना पड़ता है? सेट करके लगाना, फिर शाम को फिर बंद करके जाना। कंप्यूटर भी ऑन ऑफ करते हो तो लॉगिन करते हो, शट डाउन करते हो ना, ऐसे तो नहीं छोड़ के आते। तो वो टाइम क्या वेस्ट टाइम है क्या? सेटअप टाइम नहीं, ये जरूरी है। ये पार्ट ऑफ क्या मानना चाहिए? पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग टाइम, ऑपरेटिंग या प्रोडक्टिव टाइम मानना चाहिए, इसे वेस्ट नहीं मानना चाहिए। प्रोडक्टिव टाइम ये नॉर्मल आइडल टाइम का पार्ट है, तो इसे कम करूं, ये 5 घंटे नॉर्मल आइडल टाइम। देखो अगर तो ये सेटअप टाइम है, देखो इसे हटाता हूं एक बार, आइडल टाइम हटाता हूं, इट इंक्लूड 5 आवर फॉर सेटअप, फिर तो ये वेस्ट टाइम है ही नहीं। समझो मशीन वर्किंग में है तो आप यहां पे आर कम नहीं करेंगे, आर कितने रहेंगे? 75, क्योंकि वेस्ट टाइम थोड़ी है, ये भी मशीन की रनिंग ही है। ये मशीन को सुबह आके ऑन करना, थोड़ी वो मशीन गर्म होती है। कई बार आपने देखा होगा डीजल की गाड़ियां हैं, सुबह आके क्या है वो एक बार स्टार्ट करते हैं, वो मौसम के हिसाब से फिर वो इंजन थोड़ा हॉट होता है तो उसके हिसाब से फिर क्या है वो अपने को यूज करने लायक बनती है। तो आपको क्या करना है कि मशीन रेट जो है वो सेटअप टाइम वेस्ट टाइम नहीं मानना, ये कम नहीं करना। लेकिन अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, 5 आवर क्या है? वेस्टेज, नॉर्मल आइडल टाइम है, वेस्टेज है, आइडल टाइम है, 5 घंटे आइडल टाइम है, हमें ये कह रहा है। तो फिर आप क्या करें? 75 में से ये 2400 रुपये है ना, आप 75 आवर में से 5 आवर कम कर दें। ये नॉर्मल आइडल टाइम है जो टाइम खराब हुआ है। तो नॉर्मल लॉस से कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है? महंगी, आपको पता है। तो आप 2400 को किससे डिवाइड करेंगे? 70 घंटे से। तो रेट पर आवर क्या हो जाएगा? 2400 डिवाइडेड बाय 70, 34.28 पर आवर हो जाएगा। नॉर्मल आइडल टाइम से रेट महंगा हो जाएगा। 34 रुपये पर आवर ये खर्चा, 7 रुपये ये, 34 और 7 ये, तो ये आ जाएगा 41 पॉइंट समथिंग। तो नॉर्मल आइडल टाइम कम करते हैं, रेट महंगा हो जाता है। लेकिन दूसरी सिचुएशन, मैं अगर ये कह दूं 10 आवर कौन सा है? अब नॉर्मल लॉस या तो फेलियर ऑफ प्लानिंग की वजह से है, फेलियर ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग फेलियर होगी कि कौन सा काम करें कौन सा नहीं, तो मशीन तो चली लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ, उसमें टाइम वेस्टेज है। तो ये अब नॉर्मल लॉस है, मस्ट बी ट्रांसफर टू P&L, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। सामान महंगा ना करो। 10 घंटे खराब हुए, मान लो दोनों लॉस हैं, नॉर्मल भी है और ये वाला भी है 10, ये 5 घंटे था और ये 10, दोनों हैं एट ए टाइम। तो आपको ये वाले आर जो हैं ये अपने को कम नहीं करने, नहीं तो रेट महंगा हो जाएगा। आप 2400 में 75 घंटे में से 5 घंटे नॉर्मल आइडल टाइम वाले तो कम कर लो, लेकिन नहीं कम करने आपने कौन से वाले? अब नॉर्मल वाले। उससे तो रेट महंगा हो जाएगा। ये कस्टमर से थोड़ी चार्ज कर लोगे महंगा, महंगा नहीं करना। ये आपकी प्लानिंग फेलियर है, आपके एक्सीडेंट हुआ है, आपकी मशीनें रुकी हैं, सबकी नहीं रुकती। तो आप ये नुकसान खुद अपनी पॉकेट से उठाएंगे। ये लॉस कहाँ जाएगा? ये जाएगा P&L। तो आपका रेट अनअफेक्टेड रहेगा। रेट आपका 34 रुपये 28 पैसे पर आवर। हाँ, अब नॉर्मल लॉस ट्रांसफर टू P&L पूछो, P&L में कितना जाएगा? तो आप कह देना 34 रुपये 28 पैसे के हिसाब से कि 2400 रुपये हैं कितने आर के? 70 आर। देख लो 70 आर कितना आ गया? 34 रुपये 28 पैसे पर आर। कितने आर अब नॉर्मल लॉस है? 10 घंटे। तो ये
₹342.80 कहां चले जाएंगे? कोस्टिंग पी एंड एल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, कोस्टिंग पी एंड एल में। तो अब नॉर्मल लॉस कम नहीं करते ताकि रेट महंगा ना हो, पर नॉर्मल लॉस है, आइडल टाइम है, वो कम करना है, रेट महंगा करना है ड्यू टू नॉर्मल वेस्टेज ऑफ टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम। सेटअप टाइम को रनिंग आरी मानो, उसे कोई भी तरह का वेस्ट ना मानो, उसे कम नहीं करना, क्योंकि वो पार्ट ऑफ वर्किंग ही माना जाना अच्छा है, प्रोडक्टिव टाइम माना जाना ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग कहते नहीं, कुछ लोग कहते हैं जी सेटअप में जो टाइम लगेगा ना, इसे नॉन प्रोडक्टिव माना जाए, नॉन प्रोडक्टिव यानी कि क्या माना जाए? वेस्टेज। और वेस्टेज है तो फिर ये नॉर्मल वेस्टेज माननी पड़ेगी, नंबर ऑफ आवर कम कर देने पड़ेंगे। अगर आप ये मानते हो कि भैया ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, सुबह आके मशीन को सेटअप करना, शाम को बंद करके ढक के जाना कपड़ा वगैरह डाल के, तो वो जो वेस्टेज ऑफ टाइम है मशीन का, वो तो अगर वो वेस्ट मानते हो, प्रोडक्टिव नहीं मानते, तो उसे नंबर ऑफ आवर को कम कर देना, रेट क्या हो जाएगा? महंगा। अगर आप उसे प्रोडक्टिव टाइम मानते हो तो उसको भूल जाओ, उसको कुछ ना करो, यहां कम ना करो, वो प्रोडक्टिव टाइम है, वो भी पार्ट ऑफ वर्किंग टाइम है, तो कम ना करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में मुझे सारे एक्सपेंस किससे रिलेट करने हैं? मशीन से। जो हो जाए, जो सुइटेबल बेस से वेल, ना हो तो कर दो आप जैसे तैसे भी, इक्वल चल रहे दो मशीनों में ऐसा। तो आपको दो पार्ट में ये कंप्यूटेशन ऑफ मशीन रेट की शीट बनानी है, कोस्ट शीट। पहले एक्सटेंडिंग एक्सपेंसेस, मशीन साल चली है तो साल के खर्चे, मशीन 3 महीने चली है तो 3 महीने के खर्चे, फिक्स वाले खर्चे रनिंग से रिलेटेड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन ये बता दिया, कुछ लोग इग्नोर भी कर सकते हैं इसे, assumption बेस। इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन टाइम बेस, रिपेयर, सुपरवाइजर की सैलरी, बिल्डिंग का रेंट, ये सब फिक्स एक्सपेंसेस यानी स्टैंडिंग। महीना मशीन चली है तो 1 महीने के, डिवाइडेड बाय महीने के एक्सपेंस, वो सॉरी आर में नॉर्मल आइडल टाइम है तो कम करो। अब नॉर्मल कोजिस से हुआ है, प्लानिंग फेलियर से, पावर फेलियर से, एक्सीडेंट से, तो कम ना करो ताकि रेट क्या है? बढ़ ना पाए। नॉर्मल आइडल टाइम से रेट बढ़ना चाहिए। ये थ्योरी कॉस्ट अकाउंट में बहुत पढ़ चुके हैं। नॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट में भी नीचे आर या यूनिट्स कम हो जाते थे, रेट महंगा। अब नॉर्मल से कम नहीं होते थे, वो पी एंड एल में जाता है। तो मैंने वही थ्योरी बताई, नॉर्मल आइडल टाइम है तो आर कम कर दो, अब नॉर्मल आइडल टाइम है तो आर कम ना करो। मान लो दोनों थे तो नॉर्मल वाले आर कम किए, अब नॉर्मल वाले नहीं। अब नॉर्मल लॉस कहां जाएगा? कॉस्टिंग पी एंड एल में। ओके, और जो सेटअप टाइम है, रोज आके सेटअप करना है, वो पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव टाइम मानो तो कुछ ना करो, यहां कम नहीं करना, ठीक है, पार्ट ऑफ रनिंग टाइम। और अगर सेटअप टाइम क्या है? वेस्ट मानते हो, नॉन प्रोडक्टिव मानते हो, तो नंबर ऑफ आवर कम कर दो, ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस, तो कॉस्ट पर आवर क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। फिर आपको वेरिएबल एक्सपेंसेस लेने हैं, ये रनिंग बेस है, हमें कह देगा 1 आवर में बिजली इतने यूनिट कंज्यूम होती है, 1 यूनिट इतने का है। हमें कह देगा मशीन इतने की, इतना स्क्रैप, इतने लाइफ है, इतने आर, नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करके पर आवर आ जाएगा। कोई लुब्रिकेंट ऑयल डल रहा है, वो भी कह रहा है इतने आवर बाद डलेगा, तो इतने रुपए का डलेगा पर आवर, वो निकाल लेंगे। तो अपने को स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर आवर और वेरिएबल तो चाहिए पर आवर, करना तो नीचे जाके टोटल है, तो टोटल मशीन रेट सोल्व हो जाएगा। एक बार 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 कह रहा हूं ये बात कि मशीन साल चली है तो खर्चे साल के, मशीन 1 महीना चली है तो खर्चे भी महीने के लेने हैं, फिर डिवाइड कर देंगे। ओके, दूसरी बात कि यहां पे अगर मशीनें बाई चांस एक सी दे, मान लो कहता हूं कि फैक्ट्री में एक जैसी 10 मशीनें, तो फैक्ट्री करंट 10 में बांट के क्या दिखाना? आप एक मशीन की ही कैलकुलेशन कर लो। जैसे बिल्डिंग का रेंट 2 लाख रुपए महीना है, एक जैसी आइडेंटिकल 10 मशीन है, तो हर मशीन का 10,000 पर मंथ आ जाएगा खर्चा। तो एक मशीन का ही मशीना रेट निकाल लो ना, सारे खर्चे सिंगल मशीन के महीने के, सारे आर भी एक मशीन के, तो एक मशीन का कॉस्ट पर आर आ जाएगा। तो सभी एक सी हैं तो सबका ही आ गया, आपको अलग अलग सब मशीनों का सोल्व करने की जरूरत नहीं। या फिर ऐसा मैं कहता हूं कि एक जैसी 8 मशीनें हैं छोटे साइज की और 6 मशीनें बड़े साइज की, ऐसा करो, एक छोटी मशीन के एक्सपेंस ले लो, उसके आर से डिवाइड कर लो, उसका पर आर खर्च आ जाएगा। एक बड़ी मशीन के एक्सपेंस ले लो, नंबर ऑफ आर से डिवाइड कर लो, उसका ओवरहेड पर आर आ जाएगा।
इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ ही होनी है। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं साथ साथ क्या कह रहा है, क्वेश्चंस के साथ ही हमारी प्रैक्टिस होगी। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, जो मशीन के आर है, मान लो मैं कहता हूं कि मशीन 300 दिन चलेगी, 300 डे वर्किंग पर एनम है मशीन की। मैं कहता हूं 8 मशीन है एक सी, 8 मशीन आइडेंटिकल। तो आप आइडेंटिकल है एक ही मशीन का कर लो, आप बस एक के ही एक्सपेंस ले लूंगा। ओके 300 हमें कह रहा है 8 आवर पर डे, तो टोटल एक मशीन कितने आवर काम करनी चाहिए, 8 आवर पर डे, 300 दिन वर्किंग 2400। तो मुझे कहने लगा नहीं 10% आइडल टाइम हो जाता है, तो आप कम कर लो, 2400 माइनस 10% 2160 वर्किंग आवर आ जाएंगे। कभी कभी मुझे क्या कहता है, कभी कभी कहता है ऐसा है जी हम फुल कैपेसिटी पे चलाना ही नहीं चाहते मशीन, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ही नहीं है, चल तो 8 घंटे सकती है पर हम चलाना ही नहीं चाहते। हमें कहता है जी 75% कैपेसिटी पे चलाना चाहते हैं हम, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि माल ज्यादा बना के करें क्या, ऑर्डर ही कम है। मान लो कहता है 300 दिन 8 घंटे नहीं, 75% 6 घंटे ही चली, यानी 8 चलाने ही नहीं कोशिश की क्योंकि माल का ऑर्डर ही कम था। तो ये 8 इंटू 75 6 आवर इंटू 300 1800 आवर होना चाहिए ना, 10% आइडल टाइम हो गया। यानी आपकी कोई वेस्टेज ना होती तो अपनी मशीन चलती 1800 घंटे, अब 10 घंटे वेस्ट, 1620 आवर पर एनम मशीन चली है। इस तरह से सोचना है आपको, मशीन के आर निकालने हैं, नंबर ऑफ आर से डिवाइड करना होगा फिर एक्सपेंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मशीन है कोई नंबर 51 मशीन है, उसके फिक्स एक्सपेंसेस पर मंथ दे रहा है, रेंट, लाइट, सन्ड्री एटसेट्रा। वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रहा है, बिजली कितने यूनिट कंज्यूम हुई, रेट क्या है, अदर एक्सपेंस। इफेक्टिव वर्किंग आवर, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इफेक्टिव वर्किंग आवर, इफेक्टिव वर्किंग आवर मशीन के, वर्किंग आवर ऑफ मशीन, मशीन के वर्किंग आवर 2160 घंटे पर एनम है, 2160 घंटे। लेकिन मंथ ऑफ जनवरी में मशीन जॉब नंबर 158 पे चली है 150 घंटे, बाकी 30 आवर प्लानिंग फेलियर से वेस्ट हो गए। तो मुझे एक बात बताओ, महीना जनवरी मंथ या एक महीने के बताने हो तो वर्किंग कितनी होनी चाहिए, एक महीने की वर्किंग होनी चाहिए 2160 आवर पर एनम डिवाइडेड बाय 12 मंथ। तो क्या आना चाहिए 180 आवर पर मंथ। मुझे कहने लगा 180 घंटे में से जॉब नंबर, कोई ऑर्डर है किसी का, जॉब नंबर 158 पे वर्किंग कितनी हुई, 150 घंटे, बाकी के 30 घंटे प्लानिंग फेलियर यानी अबनॉर्मल लॉस ऑफ टाइम, मशीन के 30 घंटे बैलेंसिंग फिगर क्या हो गए, वेस्ट, प्लानिंग फेलियर से कह रहा है, प्लानिंग फेलियर से वेस्ट हुए हैं ड्यू टू प्लानिंग फेलियर, तो ये अब नॉर्मल लॉस हुआ है। ओके 150 घंटे काम किया, उस काम पे मटेरियल और लेबर कितना लगा वो दे रखा है, आप उस काम के हिस्से में ओवरहेड कितने आएंगे उसकी कैलकुलेशन करें। तो चलो सबसे पहले मशीन आर रेट फॉर अ मंथ, एक मशीन है महीने का खर्चा है, तो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर मंथ बता दो कितने हैं, मुझे बताओ एक महीने के खर्च। हमें कह रहा है कि रेंट कितना है उस मशीन का शेयर 100 रुपये, फिर कह रहा है लाइटिंग, लाइटिंग का जो बिल दे रखा है वो 40 रुपये दे रखा है, कह रहा है 2.10 में से इस मशीन के हिस्से में है 2/10 8, क्योंकि इस मशीन के हिस्से में 2 पॉइंट है आउट ऑफ 10, तो कितना 8 रुपये लाइट का बिल आएगा। सन्ड्री स्टोर, स्टोर का खर्चा 40 रुपये इस मशीन का है। सुपरवाइजर की सैलरी 1000 रुपये लेता है महीने के, ऊपर लिखा है मंथ के खर्च हैं, लेकिन वो आधा टाइम इस मशीन के हिस्से में लगाता है, तो कितना हो गया 500। अदर एक्सपेंसेस स्टैंडिंग वाले कितने हैं महीने के, वो दे रखे हैं 180। तो बताओ स्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर अ मंथ कितने हैं, ये टोटल करना होगा। तो आप इसको 100 + 8 + 40 + 500 + 180 828 कर लेंगे।
अब आप इसको डिवाइड करो, क्या सोल्व कर लेंगे आप? स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर आवर, मशीन के स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर आवर, तो इसको नंबर ऑफ मशीन आवर पर मंथ से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ आवर बताओ, वैसे तो महीने में वर्किंग आवर कितने हैं? 2160 साल में, महीने में 180, पर 30 घंटे प्लानिंग फेलियर से वेस्ट हो गए। दैट इज अबनॉर्मल लॉस। क्या अबनॉर्मल लॉस कम करना चाहिए? नहीं, ये नुकसान रेट महंगा नहीं करेगा, P&L में जाएगा, रेट महंगा नहीं। तो इसका मतलब स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर आवर कम पड़ेंगे। नॉर्मल लॉस होता तो कम कर देता, रेट महंगा हो जाता। फिलहाल ये किया तो ये कितना आ गया? 4.6 पर आवर। अब मुझे कौन से एक्सपेंसेस लेने? प्लस वेरिएबल एक्सपेंसेस या कह दो मशीन एक्सपेंसेस पर आवर। पर आवर एक तो बिजली कंज्यूम होगी, कितनी कह रहा है? बिजली 16 यूनिट कंज्यूम होगी और 1 यूनिट 20 पैसे का है, तो 3 रुपये 20 पैसे। फिर हमें कह रहा है अदर एक्सपेंस, जो अदर एक्सपेंस है वो कह रहा है कि 2 रुपये 60 पैसे पर आवर। तो मशीन एक्सपेंसेस पर आवर कितना आ गया? करो तो ये 4.6, 3.2 और 2.6, तो ये 10 रुपये 40 पैसे पर आवर अपना मशीन का कॉस्ट आ गया। तो 10 रुपये 40 पैसे इस तरह से पर आवर रेट निकाल लिया। फिर कहता है कंप्यूटेशन करो, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 158, उसकी कॉस्ट, उस पे रॉ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस कितनी लगी वो सोल्व करके दे रखी है। वो पेपर में 1200 रुपये गिवन है, ये पेपर में दे रखी है। और ओवरहेड टू बी चार्ज, ओवरहेड टू बी चार्ज, ओवरहेड कितने लगाएं? तो टोटल इस काम पे 150 घंटे लगे हैं और 1 घंटे के 10 रुपये 40 पैसे पर आवर के हिसाब से। इसके हिस्से में 150 इंटू 10 रुपये 40 पैसे 1560। टोटल कॉस्ट उस जॉब की, टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 158 कितनी आ जाएगी? 2760। इस तरह से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछता था। थर्ड पार्ट में अबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर टू P&L 30 आवर वेस्ट हुआ है, 10 रुपये 40 पैसे पर आवर के हिसाब से कर लो। 10 रुपये 40 पैसे इंटू 30 आवर, ये 312 रुपये P&L में जाएगा। मैंने जूम कर लिया, ये तो वेस्ट हुआ ही हुआ 30 आवर, ये बिजली भी लगी होगी, काम नहीं हुआ। प्लानिंग फेलियर से मशीन तो चली मना, लेकिन क्या है, आउटपुट नहीं, सामान नहीं बना, तो वेस्टेज हुई एक तरह से। तो बिजली भी चली होगी, मैंने यही मानते हुए किया है। 10 रुपये 40 पैसे के हिसाब से 312। इस तरह से अपना ये मशीन आ रेट सोल्व हो गया। और देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, छोटा सा क्वेश्चन है। 2 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है? कह रहा है प्रिपेयर मशीन आर रेट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो कंप्यूटेशन करनी है, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट फॉर जनवरी मंथ। जनवरी मंथ की कैलकुलेशन करने को कह रहा है, तो देखते हैं। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर मंथ ले लूंगा और वेरिएबल एक्सपेंसेस ले लूंगा। क्या कहता है? कह रहा है जनवरी 4 के लिए करो, ओवरहेड एक्सपेंसेस पर annum दे रखे हैं। चलो देखता हूं मशीन कैसे चली, पहले तो मशीन का देखता हूं। जनवरी 4 रेंट दे रखा है साल का, लाइट, कॉटन, सैलरी, मशीन कितने की? कह रहा है मशीन 1200 आवर पर annum काम करती है और इतना इतना रिपेयर का लाइफ का खर्च है, कितनी बिजली लगेगी वो सब दे रखा है, वर्किंग टाइम, लाइफ टाइम। तो मशीन की रनिंग तो मुझे किसकी दे रखी है उसने? एनुअल। तो मैं एनुअल ही सोल्व कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे क्या है, बस मशीन आर रेट एनुअल कर लेता हूं। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर annum, खर्चे भी पर मंथ पर annum ही दे रखे हैं। चलो तो मशीन कितनी वर्किंग है?
वर्किंग आवर 1200 पर annum। लाइफ ऑफ मशीन, मशीन टोटल कितने आवर चल जाएगी? पूरी मशीन की लाइफ है 15,000 घंटे। वैसे साल में 1200 घंटे चलेगी, तो मशीन जितनी चली है उस देर के खर्चे ले लो। सबसे पहले रेंट ऑफ द मशीन कह रहा है 1200 रुपये साल का किराया है, लेकिन कह रहा है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन 1/4। ये मशीन 1/4 रोकती है। लाइट का जो बिल है वो कह रहा है 576 रुपये है। 12 मैन इन द डिपार्टमेंट, 2 मैन आर एंगेज ऑन दिस मशीन, 12/2/12। क्योंकि ये जो 576 है इंटू 2/12 करो तो ये कितना आ जाएगा? 96। ओके, तो इस तरह से। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का 96 पर annum। इसी मशीन का मान लो कुछ नहीं बोला तो कॉटन वेस्ट साफ सफाई के लिए यूज होता है, कितने का? 60। फिर कहता है फोरमैन की सैलरी, फोरमैन साहब कितने पैसे लेते हैं? 9000 साल के। फिर मुझे कहने लगा यहां, कहता है 1/3 ऑफ फोरमैन टाइम इज स्पेंट ऑन दिस मशीन, रिमेनिंग 2 और मशीनों पे लगाता है, रिमेनिंग ऑन अदर 2 मशीन। यानी 1/3 यहां पे कितना आ जाएगा? 3। बाकी टाइम और मशीनों पे लगाता है। डेप्रिसिएशन जो है वो लाइफ दे रखी है, इसलिए वो किस में जाना चाहिए? वो जाना चाहिए मशीन एक्सपेंसेस में। तो ये क्या आ गया? स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर annum आ गए। पर annum कर लो कितने रुपए के आ गए? ये आ गया 300, फिर 96 प्लस 96 प्लस 60 प्लस 3000, 3552 डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर पर annum। कोई वेस्टेज नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। कितने आवर? 1200 आवर पर annum है, ये भी पर annum है। तो ये आ गया स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर आवर। कितना आ गया? 3552 को 1200 से डिवाइड किया तो 2.96 पर आवर आ गया। अब मुझे लेने वेरिएबल कह लो या मशीन एक्सपेंसेस कह लो, पर आवर। पर आवर में ही निकल जाएंगे। कौन कौन से? शुरू करो। एक तो मुझे कह रहा है डेप्रिसिएशन, कितने की मशीन है? मशीन है 27,500 की। ओके, और स्क्रैप 500 रुपये में कचरा बिक जाएगा। 27,500 की मशीन है। ओके, 500 में कचरा बिकेगा। लाइफ इसकी नीचे दे रखी है 15,000 आवर। यानी मुझे क्या करना है? 27,000 को 15,000 आवर से डिवाइड करना है, तो 1 रुपये 80 पैसे पर आवर डेप्रिसिएशन आ गया। ओके, फिर कहता है मशीन की जो रिपेयर है वो भी लाइफ में कितने की होगी? बता रखा है पूरी लाइफ में 4500 रुपये का खर्चा आएगा रिपेयर पे। और ये 4500 लाइफ कितनी है इस मशीन की? 15,000 घंटे। तो आप डिवाइड कर लो 4500 अपॉन 15,000 आवर, तो 30 पैसा पर आवर ये आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बिजली पार बिल के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है 5 यूनिट कंज्यूम होंगे 1 घंटे में पर आवर, 5 यूनिट, और 10 पैसे का पर यूनिट है, तो आपकी 50 पैसे पर आवर की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाएगी। ये हमें दे रहा है। बस ये आ गया मशीन आवर रेट। कितना आ गया? कर लो टोटल मशीन आवर रेट। तो आप कहेंगे 2.96, 1.8, 0.3, 0.5, ये आ गया 5.56 पर आवर। इस तरह से मशीन आवर रेट जो है सोल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजली हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। कहते हैं 4 आइडेंटिकल मशीन्स हैं, एक जैसी मशीन है, 4 मशीन एक जैसी हैं, ये कह रहा है। बिल्कुल एक सी मशीनें हैं। हमें कह रहा है इन चारों मशीनों के खर्चे दे रखे हैं। तो चलो ऐसा है, इस क्वेश्चन में ना 4 मशीनें तो हैं, 4 से डिवाइड करूंगा तो एक मशीन का खर्चा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आर्स नहीं दे रखे। मैं आर्स निकालने के लिए एक हिंट है, पार कितने रुपए का बिल लगा है? 4800। जो बिल है वो ₹4800 का दे रखा है पावर बिल। जो पार बिल है वो दे रखा है 40। नीचे कह रहा है मशीन 1 घंटे में पार यूनिट्स
कंज्यूम्ड पर आवर 10 यूनिट। हमें नीचे कह रहा है एक मशीन घंटे में 10 यूनिट यूज कर जाती है और रेट ऑफ पावर बिल क्या है 10 पैसा पर यूनिट। ये क्वेश्चन में हिंट है। तो ऐसा करो, बिल कैसे बनता है, यूनिट कंज्यूम इनटू रेट 4800। रेट मुझे 10 पैसा पता है, यूनिट कंज्यूम आगे, यूनिट कंज्यूम कितने आ जाएंगे बोलो, यूनिट्स कंज्यूम आ जाएंगे डिवाइड करके 48,000 यूनिट्स। और अब आपको पता है 1 आवर में 10 यूनिट कंज्यूम होते हैं, 1 आवर में 10 यूनिट कंज्यूम होते हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ वर्किंग आवर, टोटल वर्किंग आवर ऑफ ऑल मशीन्स। ऑल कितनी मशीनें हैं 4, तो इनके 48,000 यूनिट एक घंटे में 10 यूनिट कंज्यूम होते हैं। तो 4800 मशीनें चली, सारी मशीनें 4800 घंटे चली, तो ही तो एक घंटे में 10 यूनिट के हिसाब से 48,000 रुपये का कंजम्पशन हुआ, 10 पैसे यूनिट के हिसाब से 4800 का बिल आया। तो आप ये कह सकते हो 4 मशीनों का ऑफ ऑल 4 मशीन्स का है ये आर, या आप कह सकते हो कि 1200 आर ईच मशीन, हर मशीन का कितने आर चली 1200 घंटे। तो चारों किससे डिवाइड कर लो, चारों के आर ले लोगे, चारों के खर्चे ले लो तो भी चल देगा। या खर्चे भी जैसे रेंट 6000 है, एक मशीन का ले लो 1500, पावर ले लो एक मशीन की 1200 घंटे में 12,000 यूनिट, 10 पैसे यूनिट के हिसाब से 1200 रुपए की बिजली लगेगी, 4800 सबकी लगी है तो एक की 1200। रिपेयर एक का ले लो 250, लाइटिंग 800 है तो 200 हो जाएगी, कंज्यूमेबल 25 हो जाएगा। और ये देखना डेप्रीसिएशन पहले से ही एक मशीन का दे रखा है 600, उसे ना 4 से कर लेना डिवाइड, वो 600 ही लेना है, बाकी खर्चे तो डिवाइड कर लो, लेकिन डेप्रीसिएशन एक मशीन का दे रखा है। और ये जो हायर परचेज की इंस्टॉलमेंट है 1200 रुपये, इसमें इंटरेस्ट के तो 300 हैं, तो आपको इंटरेस्ट लेना है 300 4 मशीनों का, तो एक मशीन का इंटरेस्ट 75 रुपये, डेप्रीसिएशन ईच मशीन का कितना दे रखा है 600 रुपये। वो नहीं करना डिवाइड आपने, एक मशीन के आर से डिवाइड करोगे तो एक मशीन का खर्चा 300 रुपये इंटरेस्ट है, 900 प्रिंसिपल कोई खर्च नहीं होता, प्रिंसिपल तो लोन लिया और दिया, ना वो इनकम ना खर्च, इंटरेस्ट होता है खर्चा 900 रुपये प्रिंसिपल का, कुछ नहीं करना, 300 को चारों मशीनों में बांट दो। सुपरवाइजर के 600 रुपये महीना है, तो सुपरवाइजर की सैलरी 600 रुपये महीना 12 महीने की बनाओ पहले तो, फिर इसको चारों मशीनों से डिवाइड करना है, ऐसे साल का बना लो ना, अगर सारा कुछ अपने को साल का दे रखा है तो ओके। तो पर annum बनाना है 600 इंटू 12 7200, 4 से डिवाइड किया 1800। अब हमें कह रहा है 2 अटेंडेंट है डिपार्टमेंट में, 60 रुपये महीना लेते हैं, अटेंडेंट हैं, ओके। तो आप इनका खर्चा भी सभी मशीनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप ये सारा खर्चा लेके 4 से डिवाइड कर लो, जो एक मशीन का है वो पहले ही एक का है, ठीक है। जैसे डेप्रीसिएशन ये 4 से किया, सुपरवाइजर 4 से किया, तो वो चारों से आर से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, कोई खास क्वेश्चन नहीं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं, 2 क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा, तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। देखो सारे बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर आगे जाके थोड़े लेंथी क्वेश्चंस भी मिलेंगे अपने को, काफी लेंथी चैप्टर है ओवरहेड। देखते हैं, कंक्रीट प्रोडक्ट लिमिटेड की 3 आइडेंटिकल बिग और 6 आइडेंटिकल स्मॉल मशीन है, 3 बड़ी और 6 छोटी मशीनें हैं। वर्किंग आवर ऑफ ईच ऑफ 9 मशीन, सभी मशीनें 1800 घंटे चलती हैं, और लाइफ बड़ी मशीन की 20,000 घंटे और छोटी मशीन की 12,000 आवर है। और बड़ी मशीन 10,300 की, छोटी मशीन क्या 3100 रुपये की। स्क्रैप इतने इतने में बिकता है। हर बड़ी मशीन 1/6 एरिया रोकती है फैक्ट्री का, और छोटे वाली मशीन फुल कितने एरिया रोकती है 1/12। बड़ी मशीन पे 6 वर्कर काम करते हैं, छोटी वाली पे 4 वर्कर काम करते हैं। ईच बिग मशीन कंज्यूम 5 यूनिट ऑफ पावर, स्मॉल मशीन 1 यूनिट ऑफ
यूनिट पर आवर कंज्यूम करती है। 6 पैसा पर यूनिट बिजली का बिल आता है। रिपेयर का खर्च बिग मशीन स्मॉल मशीन का पूरी लाइफ का दे रखा है। मैनेजर साहब 450 रुपये लेते हैं, वर्कशॉप में आधा टाइम लगाते हैं, यानी कि 450 का हाफ 225, और 9 मशीनों में इक्वल बांटना है तो हर मशीन के हिस्से में 25-25 आ जाएगा। अदर एक्सपेंस पर मंथ दे रखे हैं, क्लियर है वर्ड, पर मंथ। रेंट वर्कशॉप का पूरी का पर मंथ 600, लाइट का 126 रुपये लाइट के पॉइंट में बांटते हैं ना, पर ये ब्रैकेट में कह रहा है वर्कर में बांट दो, ओके। इंश्योरेंस एक एक मशीन का ही दे रखा है सोल्व करके पर मंथ का। टेकिंग अ पीरियड ऑफ 1 मंथ एज बेसिस, कह रहा है 1 महीने के पीरियड को बेस मानते हुए एक बड़ी और एक छोटी मशीन का खर्चा सेपरेटली निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट, और मैं कैलकुलेशन पर मंथ के अकॉर्डिंग ही कर लूंगा। तो मैं यहां पे एक बड़ी और एक छोटी मशीन की कैलकुलेशन देख लेता हूं, कैसे कह रहा है देखते हैं। एक बड़ी और एक छोटी मशीन, तो यहां देख लेता हूं 1 बिग मशीन और 1 स्मॉल मशीन। एक बड़ी और एक छोटी मशीन की कैलकुलेशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। यहां पे आप कैलकुलेशन कर लेंगे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर मंथ फॉर ईच मशीन, हर मशीन के हिस्से में खर्चे पर मंथ क्या हैं, फिर वो टोटल कर लेंगे। इधर अपा कर लेंगे मशीन या वेरिएबल, वेरिएबल कह लो या मशीन एक्सपेंसेस पर आवर, वो जोड़ लेंगे। तो चलो ये अपने को मंथली कैलकुलेट करना है। पहले तो मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में बिग मशीन कितनी है, बिग मशीन, बिग और स्मॉल। ये कह रहा है बिग मशीन कितनी है, बी, स्मॉल कितनी है 6। 3 बड़ी मशीन है और 6 छोटी मशीन है, क्वेश्चन में लिखा है। 3 आइडेंटिकल बिग और 6 आइडेंटिकल स्मॉल मशीन है। वर्किंग और हर मशीन की वर्किंग लाइफ कितनी है, देखो यहां लिख लेता हूं, वर्किंग आवर 1800 है, वर्किंग आवर पर annum ऑफ ईच मशीन। हर मशीन कितने आवर चलती है, 1800 घंटे चलती है। और हमें कह रहा है लाइफ, बड़े वाली मशीन की लाइफ 20,000 पे 20,000 घंटे 20,000, और इसकी लाइफ कितनी 12,000 आवर है। बड़ी मशीन की 12,000, छोटे वाले की 12 और बड़े वाले की 20,000, ओके। ये लाइफ है, वर्किंग लाइफ ऑफ ईच मशीन है, ईच मशीन 12,000 घंटे 20,000 घंटे। और ये कह रहा है कोस्ट बड़ी मशीन कितने की है 10,300 ईच, और छोटी मशीन कितने की है 3,100 ईच। और स्क्रैप बड़ी मशीन का है 300 रुपये ईच, और छोटी मशीन का स्क्रैप है 100 रुपये ईच। चलो फिर मुझे कह रहा है थोड़ा स्पेस छोड़ दो, डेप्रीसिएशन लगा लेंगे। फिर कहता है जो बड़ी मशीन है ना वो कितना एरिया रोकती है वर्कशॉप का, एरिया ऑक्यूपाइड की बात करूं तो ये बड़ी मशीन है, ये 3 बड़ी मशीनें हैं और ये छोटी मशीनें हैं अपने पास, ठीक है। तो मुझे कह रहा है यहां पे हर बड़ी मशीन कितना एरिया रोक लेगी 1/6 ऑफ द फैक्ट्री, और छोटे वाली रोक लेगी 1/12 ऑफ द फैक्ट्री, 1/12। फिर कह रहा है वर्कर, हर बड़ी मशीन पे नंबर ऑफ वर्कर कितने लगे हुए हैं, हर बड़ी मशीन पे 6 आदमी काम पे लगे हुए हैं, और छोटे वाली पे 4 वर्कर काम पे लगे हुए हैं, ओके। फिर कह रहा है हर बड़ी मशीन कितनी फैक्ट्री रोक लेती है, वो बिजली यूज करती, पार कह रहा है 5 यूनिट्स पर आवर ईच मशीन, और ये छोटे वाली मशीन कितना बिजली यूज करती है 1 यूनिट पर आवर ईच मशीन। बिजली का बिल है 6 पैसे पर यूनिट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए कह रहा है 2500 रुपये पूरी लाइफ की रिपेयर है,
और यहां रिपेयर मेंटेनेंस छोटी मशीन की कितनी होती है, 750 पूरी लाइफ के। ठीक, ईच है, ईच मशीन, ये सारा डाटा अपने को दे रखा है। तो हमें कह रहा है मैनेजर साहब कितने, पहले मैनेजर को ही लिख लो मैनेजर साहब 450 रुपए में लेते हैं, आधा टाइम मशीन पे लगाते हैं 225, 9 मशीनों में बराबर बांट दो, तो एक बड़ी और एक छोटी मशीन का 25 रुपए ही आता है। मैं एक बड़ी और एक छोटी मशीन के ही आर लूंगा, सारे खर्चे एक जैसी तो हैं, तो एक बड़ी एक छोटी की कैलकुलेशन करते हैं अपन। ओके, अगला खर्चा है रेंट ऑफ वर्कशॉप। रेंट किस रेशो में बटे, छोटे वाली मशीन बड़े वाली मशीन 16:112, तो रेंट है 600 रुपए महीना। बड़ी मशीन 1/6 रोकेगी, छोटी मशीन 1/12 रोकेगी। तो देख लो बड़ी मशीन का 100 रुपए, छोटे वाली का 50, चेक कर लो। 600 रुपए भी ना, 1/6 100 1/12 50 50 50 50, तो 50 × 6 300, 100 × 3 300, 600 रुपए किराया है, बट गया। ओके, फिर कह रहे लाइटिंग का जो बिल है ना, नंबर ऑफ वर्कर में बांटना है। तो चलो देखते हैं ये वर्कर टोटल कितने हैं, बताना। ये टोटल वर्कर कितने हैं बताओ। टोटल वर्कर 18 और 24, 18 और 24 42 वर्कर हैं, 42 बांटो। तो कह रहे हैं कि लाइट का खर्चा 126 है, 6/42 6/42 6/42, तो इसका तो 6/42 आ जाएगा, और दूसरे का 126 का क्या देगा, 4/42, क्योंकि वो वर्कर कम है। तो 126 × 6/42, इसका आ गया 18 रुपए, और उसका 126 × 4/42, इसका आ गया 12 रुपए। ओके, ये खर्चा आ गया। फिर नेक्स्ट कहता है इंश्योरेंस हमें सोल्व करके ही पर मंथ बिग मशीन का 6 और स्मॉल मशीन का 4.5 दे रखा है। तो ये अपने को एक्सपेंसेस हैं। और देखता हूं यहां पे थोड़े और एक्सपेंसेस, वेरिएबल वाले कह दो, वेरिएबल या मशीन एक्सपेंसेस पर आर वाले, तो देखता हूं कितने आएंगे। और शुरू से देखो क्या, सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन सोल्व कर लो। डेप्रीसिएशन बड़ी मशीन का कितना आएगा, बड़ी मशीन कितने की है, 10/300 की, 10/300 की मशीन है, कचरा 300 का बिकेगा। कितनी लाइफ है उसकी लाइफ जो है, बड़ी मशीन की लाइफ है 20,000 घंटे, तो इसका मतलब उसका तो 50 पैसे पर आ रहा है। इसका डेप्रीसिएशन देखो तो 3100 माइनस स्क्रैप 100, लाइफ कितनी है इसकी 12,000 घंटे, तो इसका मतलब इसका डेप्रीसिएशन 25 पैसे पर आ गया। 3000/12,000, 10/20, तो ये लिखो डेप्रीसिएशन पर आर, तो वो 50 पैसे और वो 25 पैसे आ गया। और देखते हैं क्या नेक्स्ट, ये तो डेप्रीसिएशन हो गया। ओके, उसके बाद और देख लो 1800 घंटे चली है, लाइफ दे दी है, स्क्रैप, हर कितने वर्कर हैं, कितना एरिया रोकती हो गया, हर बड़ी मशीन कितनी बिजली कंज्यूम करती है, पावर पर आर, पावर 5 यूनिट कंज्यूम करती है बड़े वाली मशीन, और 1 यूनिट 6 पैसे का है, और छोटे वाली मशीन 1 यूनिट यूज करती है 6 पैसा पर यूनिट, तो पर यूनिट 6 पैसा, 30 पैसे की बिजली, और ये 6, ध्यान से करना, लोग इसे 0.6 लिख देते हैं, 60 पैसे ही लिख देते हैं, ये 6 पैसे हैं, तो 6 पैसे से मल्टीप्लाई कर दिया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बिल कैसे कह रहा है, रिपेयर का बिल कह रहा है बड़ी मशीन का 2500 रुपये पूरी लाइफ का, तो लाइफ कितनी 20,000 घंटे, डिवाइड कर लो, और छोटी मशीन का रिपेयर का बिल है 750 पूरी लाइफ का, लाइफ कितनी है 12,000 घंटे, तो यही सॉल्व कर दिया हमने। 2500 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये आ गया 0.125 पर आवर, और इसका 750 डिवाइडेड बाय 12,000, इसका आ गया 0.0625 पर आवर। तो इस तरह से रिपेयर का खर्चा भी हो गया, ठीक है, बिजली का बिल हो गया, मैनेजर साहब की सैलरी होगी, रेंट बंट गया है, लाइट होगी, इंश्योरेंस हो गया, 1 महीने का सारा काम खत्म। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर मंथ कितने आ गए रुपीस के अंदर, देखो
इसके आगे 25 प्लस 100 प्लस 18 प्लस 6 149, उसके आगे 25 प्लस 50 प्लस 12 प्लस 4.5 91.5। इसको डिवाइड कर दो वर्किंग आवर पर मंथ से, तो पर मंथ के आवर से डिवाइड, तो हमें कह रहा है 1800 घंटे पूरे साल के, वर्किंग पर मंथ कितनी आ गई पर मंथ, 1800 घंटे साल के हैं पर annum, 12 मंथ से डिवाइड करके 150 आवर पर मंथ वर्किंग है ईच मशीन की, हर मशीन की 150 घंटे, तो 150 आवर से डिवाइड कर दिया तो यहां पे क्या गया, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर आवर आ गया। तो पर आवर में कितना आ जाएगा, देखो 149 अपॉन 150 यह आ गया 0.9933, फिर करो 91.5 अपॉन 150 यह आ गया 0.61। तो टोटल कर लो, वेरिएबल वाले पता हैं, मशीन आर रेट निकल जाएगा, कितना आ गया मशीन आर रेट, करो 0.9933 प्लस 0.5 0.3.125 यह आ गया 1.9183। इसका भी करो टोटल 0.61 0.25 0.06 0.0625, तो यह आ जाएगा 0.9825। इस तरह से आप पर आवर ये कोस्ट बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पर आवर रेट अपनी बन गई इस तरह से। तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। पर आवर रेट एक बड़ी मशीन एक छोटी मशीन के आर लिए, खर्चे भी एक बड़ी और छोटी के लिए, तो हो गया। अगर मैं तीनों के एक्सपेंस लेता, तीनों के आर ले लो, 6 के एक्सपेंस लोगे 6 के आर ले लो, टाइम ज़्यादा लगेगा, फिगर बड़े आ जाएंगे। तो इसलिए बेस्ट है ईच बिग और ईच स्मॉल मशीन। ये कह भी रहा था 1 मंथ को बेस लेके ईच बिग और स्मॉल मशीन की कैलकुलेशन करो, तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिखी, उसके बेस पे एक बड़ी और छोटी के एक्सपेंस निकाले, फिर आर सबके सेम थे, आर का कोई इशू नहीं था, डिवाइड किया, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर आर, वेरिएबल वाले डायरेक्ट ही पर आर निकाल दिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 5A आप कर लेंगे, होली दिवाली की छुट्टियां काट के वर्किंग आवर जितने भी बनते हैं मल्टीप्लाई कर लेना। और ये जो नीचे एक्सपेंस दे रखे हैं ये पूरे के पूरे बिजनेस के हैं, देखना 5A में थोड़ा छोटा सा ही क्वेश्चन है। 5A में मुझे क्या कह रहा है, 5A में मुझे कह रहा है कि टेक्सटाइल में मशीन रूम में मशीन रेट निकालनी है, 90% कैपेसिटी पे काम करोगे, 10% ब्रेकडाउन का अलाउंस काट दो। 3 हॉलीडे दिवाली के हैं, हॉलीडे कितने आ जाएंगे, पहली बात 3 दिवाली के, 2 होली कह रहा है, 2 क्रिसमस, 7 एक्सक्लूसिव ऑफ सैटरडे एंड संडे, तो 7 दिन तो ये हो गए छुट्टियां। बाकी वर्किंग डेज में से 8 घंटे तो 5 दिन काम होता है, सैटरडे 8 घंटे 5 दिन 8 घंटे काम होता है, सैटरडे 5 घंटे काम होता है। तो आप देखो टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, संडे कितने आ जाएंगे, संडे 52 डेज। तो आप देखो हॉलीडे टोटल कितने हो गए, हॉलीडे टोटल हो गए 59 डेज। तो वर्किंग डेज कितने हैं, वर्किंग डेज जो हैं वो 365 माइनस 59 डेज, वर्किंग डेज बनेंगे 306 डेज। 306 के 2 पार्ट कर लो, मंडे अदर संडे सॉरी सैटरडे अलग कर लो, सैटरडे वर्किंग डेज एक्सक्लूसिव ऑफ सैटरडे, सैटरडे अलग कर लो। सपोज सैटरडे संडे के अलावा छुट्टियां थी, ये बता रहा था पेपर में, एक्सक्लूसिव ऑफ संडे एंड सैटरडे। ये जो होली दिवाली है सैटरडे संडे को नहीं पड़ी है, सैटरडे संडे अलावा है इसके। तो 52 संडे काटने के बाद 306 दिन वर्किंग है, जिसमें से 52 डेज क्या होंगे, सैटरडे। तो आप कम कर लो तो 254 डेज क्या होंगे, अदर डे। इसमें 8 घंटे डेली काम होता है, 8 आवर पर डे, इसमें काम होता है 5 आवर पर डे। टोटल जो आवर आएंगे मशीन के, और एक जैसी 50 मशीनें हैं, एक मशीन के ये वर्किंग आवर आ जाएंगे 254 इंटू 8, 254 इंटू 8 ये आगे 2032 आवर
प्लस ये आ जाएंगे 52 सैटरडे इंटू 5 260 आर। जो ये आ रहे हैं इसका 90% करो पहले तो, क्योंकि हम इतनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम ही नहीं करना चाहते। जो आंसर आएगा उसमें 10% आइडल टाइम का अलाउंस कम कर लो। आइडल क्या रहा वो, आइडल टाइम अलाउंस कम कर लो। तो वर्किंग आवर देखो कितने, 2032 प्लस 260, इसका 90% करो, माइनस उसमें से 10% वेस्ट टाइम 1856.52 आर, या इसे 1857 आर पर annum कह सकते हो ईच मशीन, एक मशीन के। तो हमें ये पता लग गया 1857 घंटे कैसे बने। सैटरडे 5 दिन, बाकी दिन 8 घंटे काम होता है, सैटरडे 5 आवर काम होता है, ये क्वेश्चन में लिखा है। और जो वो छुट्टियां हैं वो सैटरडे संडे को नहीं आई, वो पेपर में लिखा है। तो आर इंटू 90% कैपेसिटी पे वर्किंग चाहते हैं, 10% अपन ने आइडल टाइम क्या है, कम कर दिया है। तो इस तरह से वर्किंग आवर। अब जो एक्सपेंस है वो 50 मशीन्स के दे रखे हैं, तो एक्सपेंसेस यहां पे इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस पर मशीन बना लो ना, पर मशीन पर annum। जो ये दे रखे हैं टोटल कर लो इनका, ये सारे 40, 8, 20, 1000, 18,000 और 13,000, ये आ गया 1 लाख। 1,50,000 एक जैसी मशीनें, 50 मशीन्स, तो ये एक्सपेंसेस एक मशीन के कितने आ गए, 2,000। तो मशीन आर रेट कितनी आ जाएगी, मशीन आर रेट, तो आप कहना 2,000 रुपये ईच मशीन का खर्च है। 50 मशीन का 1 लाख था, 1857 आर है, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये 2000 अपॉन में 1857, तो 1.07 पर आर रेट आ गया, क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है, पर कई बार थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है इस तरह से कि वो सैटरडे का हिसाब जो इस तरह से नहीं करते आप। ओके, तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप होमवर्क में करेंगे, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आना। 7, अच्छा, इस चैप्टर में जो मैं ये पीडीएफ नोट्स अटैच हैं ओवर एट 3rd क्लास, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7, 2 अभी किया था, 7 मैं अभी करवा रहा हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी क्वेश्चन ओनली बेसिक्स है, सिर्फ आगे के चैप्टर का बेस क्लियर करवा देंगे। मेन क्वेश्चन है 2 और 7। देखता हूं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जेमिनी एंटरप्राइजेज अंडरटेक 3 डिफरेंट जॉब ए बी सी। जेमिनी एंटरप्राइजेज 3 तरह की जॉब ले रही है, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, 3 तरह की जॉब ले रही है। 3 तरह के काम हैं ए बी सी। ऑल ऑफ देम रिक्वायर यूज ऑफ स्पेशल मशीन एंड ऑल्सो द यूज ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें मशीन भी यूज होनी है और कंप्यूटर भी। 3 तरह की वर्किंग, 3 तरह का ऑर्डर है आपके पास, ए बी सी, 3 काम पे मशीन भी यूज होनी है और कंप्यूटर भी। कंप्यूटर किराए का है, साल का 4,20,000 रुपये किराया है कंप्यूटर का। ओके, और मशीन के एक्सपेंसेस कहता है रेंट फॉर द 3 मंथ्स, यानी क्वार्टर का रेंट दे रखा है 17,500। रनिंग एक्सपेंसेस 2 लाख साल के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1.5 लाख साल के। ओके, ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ इट्स ऑपरेशन फॉलोइंग डिटेल हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द जॉब रजिस्टर। जॉब नंबर ए बी सी पे कहता है विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर मशीन कितनी चली, क्लियर लिखा है ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ इट्स ऑपरेशन, यानी 1 महीने की वर्किंग है, साल की नहीं। ऊपर एक्सपेंसेस किसके हैं, पूरे साल के। पर मशीन की रनिंग देखो, बिना कंप्यूटर के अकेली मशीन चली। जॉब नंबर ए पे 600 घंटे, जॉब नंबर बी पे 900 घंटे। विद कंप्यूटर चली, मशीन भी चली और कंप्यूटर भी चला, 400 घंटे, 600 घंटे, 1000 घंटे, यानी दोनों चीजें चली, मशीन भी कंप्यूटर भी। तो ये वर्किंग है। आपको कंप्यूट करना है महीने का पूरा खर्चा क्या है, कंप्यूटर के बिना और कंप्यूटर के साथ मिला के। ओके, और जॉब नंबर ए बी सी की कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे बताओ कंप्यूटर का जो खर्च है साल का, कंप्यूटर हायर चार्जेस पर मंथ, कंप्यूटर का जो खर्चा दे रखा है 4,20,000 रुपये
पर annum है, 12 मंथ से डिवाइड कर लो ना, तो कितना आ गया, 35,000 रुपये पर मंथ आ गया। ओके, फिर कहने लगा हमें मशीन एक्सपेंसेस बना लो। पहले तो साल के बना लो, फिर पर मंथ कर लेंगे उसका। पर मंथ कैसे, पहले तो साल के बनाओ। रेंट जो दे रखा है 17,500 रुपये 3 महीने का है, तो साल का कितना आ जाएगा, 70,000। ओके, फिर कह रहा है उसके अलावा रनिंग एक्सपेंसेस वो साल के ही दे रखे हैं, कितने, 2 लाख। उसके अलावा हमें कह रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस साल के दे रखे हैं 1.5 लाख। तो टोटल एक्सपेंसेस क्या है, टोटल मशीन एक्सपेंसेस साल के 4,20,000 है पर annum। तो पर मंथ बना लो ना, ये साल के 4,20 हैं, तो पर मंथ कितना बन जाएगा, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ। तो ये भी बाय चांस 35,000 रुपये महीना बन गया। बाय चांस दोनों सेम है, अक्सर सेम नहीं होते, वो तो कंप्यूटर का खर्चा है, ये मशीन का साल का खर्चा 4,20 डिवाइड किया। ओके, अब महीने का मैंने क्यों बनाया, क्योंकि वर्किंग आवर भी तो किस में दे रखे हैं, मंथली दे रखे हैं। चलो अब आप मुझे बताओ टोटल वर्किंग ऑफ मशीन, टोटल वर्किंग ऑफ मशीन इन द मंथ में मशीन जो कितने आवर चली, ए पे, बी पे, सी पे। पहले तो कह रहा है विदाउट कंप्यूटर कितने आवर चली, आ रहे हैं ये विदाउट कंप्यूटर 600 घंटे, बी में कितनी 900 घंटे, सी में चली नहीं। टोटल कितने आवर चली, 1500 घंटे मशीन चली यहां पे कह रहा है, और 1500 घंटे बिना कंप्यूटर के चली। ओके, सेकंड पॉइंट, मशीन विद कंप्यूटर, मशीन कंप्यूटर के साथ चली, कंप्यूटर भी चला मशीन भी, यानी यहां पे मशीन भी प्लस कंप्यूटर भी, दोनों चीजें चली हैं। तो मशीन कितने आवर चली, 400 घंटे, इसमें 600 घंटे और इसमें 1000 आवर, तो टोटल 2000 आवर, यानी कंप्यूटर भी 2000 घंटे चला, मशीन भी। तो टोटल आवर बताना, टोटल आवर। इस जॉब पे 1000 घंटे कंप्यूटर और मशीन, यहां अकेली मशीन, यहां कंप्यूटर भी, यहां 1500 आवर, यहां 1000 आवर। टोटल देखें तो 3500 आवर अपनी पर मंथ ये मशीन चली है, और कंप्यूटर चला है यहां पे सिर्फ 2000 घंटे। ओके, तो खर्चा बनाना है तो ऐसा करो, आप यहां बना लो कंप्यूटर एक्सपेंसेस पर आवर। तो कंप्यूटर का महीने का खर्चा 35,000 है महीने का, और कंप्यूटर की रनिंग तो यही है ना, सिर्फ 2000 घंटे, यहां तो अकेली मशीन चली थी, तो 2000 आवर कंप्यूटर की वर्किंग, तो 17.5 रुपये पर आवर क्या है, कंप्यूटर का खर्च है 17.5 रुपये पर आवर। अब लो मशीन एक्सपेंसेस पर आवर, तो आप बताओ मशीन के भी महीने के खर्चे कितने हैं, 35,000 रुपये महीना है, लेकिन मशीन कितने आवर चली, कंप्यूटर के साथ 2000, 1500 बिना कंप्यूटर के 1500 आवर प्लस 2000 आवर, मशीन तो टोटल 3500 आवर चली, तो 10 रुपये पर आवर किसका खर्चा है, मशीन का। यानी सीधी सी बात है, मशीन तो 1500 अकेली चली और मशीन कंप्यूटर के साथ 2000 चली, तो टोटल मशीन क्या चली, ये तो विदाउट कंप्यूटर चली, और ये क्या चली, विद कंप्यूटर चली। यानी मशीन तो 3500 घंटे चली ना, तो 3500 का 10 रुपये पर आवर मशीन का खर्चा है, कंप्यूटर का 17.5। तो अगर मैं दोनों का जोड़ूं कंप्यूटर प्लस मशीन, तो एक्सपेंसेस ऑफ मशीन विद कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ खर्चा लूं तो मैं कहूंगा 10 रुपये मशीन का, 17.5 कंप्यूटर का, जब दोनों चलेंगे तो 27.5 रुपये पर आवर खर्चा बनेगा। ये बात है, सिंपल सी बात है। कंप्यूटर सिर्फ अकेला अगर देखूं, मशीन के साथ 2000 घंटे मशीन चली, 2000 घंटे कंप्यूटर, यहां अकेली मशीन चली, ओनली मशीन चली है यहां, कंप्यूटर नहीं,
1500। तो मशीन तो टोटल 1500 अकेली कंप्यूटर के साथ 3500 घंटे चली, 35,000 रुपये खर्चा महीने का मशीन का, 10 रुपये पर आर। कंप्यूटर यहीं चला मशीन के साथ, यहाँ तो चला ही नहीं, 2000 घंटे, 35 को किया तो 17.5। अकेली मशीन चलेगी 10 रुपये, अकेला कंप्यूटर चला ही नहीं, का मशीन के साथ चलेगा तो 17.5 और 10 27.5 रुपये पर आवर। तो आप कॉस्ट निकाल लो क्वेश्चन नंबर 7 में, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट इनकर्ड ऑन ईच जॉब इन अ मंथ। मंथ के अंदर क्या खर्चा आया होगा, तो जॉब नंबर ए, जॉब बी, जॉब सी, यही है ना जॉब। तो आप देख लो पहले में मशीन ओनली, मशीन चली है यहाँ कितने कितने आर चली है, 600 और 900, तो 600 आर 900 आर, अकेली सी में नहीं चलती। तो इसको तो 10 रुपये से मल्टीप्लाई करूँगा, 6000 रुपये आ जाएगा और ये 9000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मशीन प्लस कंप्यूटर दोनों चीज़ें चली हैं, मशीन प्लस कंप्यूटर की रनिंग, ओके। तो आप देख लो मशीन प्लस कंप्यूटर की रनिंग कितनी है, 400 घंटे और 27.5 रुपये पर आवर के हिसाब से कर लो, 600 घंटे कंप्यूटर मशीन दोनों का कर लो, ठीक है। 1000 घंटे कंप्यूटर मशीन दोनों का कर लो, तो आप देखेंगे 27.5 रुपये इंटू 400, ये आ जाएगा 11,000 रुपया। और ये कर लो 600 इंटू 27.5, ये आ जाएगा 16,500 और ये आ जाएगा टोटल करोगे तो 27,500। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ईच जॉब, टोटल कॉस्ट ऑफ ईच जॉब, किसी का काम किया है एक काम पे टोटल 6,000 प्लस 11,000, कितने रुपए लगे, 17,000 रुपये लगे, ए वर्किंग पे 17,000, ओके। इसके ऊपर 9 और ये 9,000 और 16,500, 25,500, यस 25,500 रुपये लगे। तो ये टोटल रुपी, ये रुपी और ये रुपी जोड़ लो, ये 27,500 लगे। टोटल आर की बात करूं डिवाइडेड बाय टोटल आर वर्क, टोटल आर वर्क से डिवाइड करूं, कितने कितने आर काम हुआ, देखो ध्यान से, टोटल वर्किंग आर लिखो, टोटल ये लिखा, टोटल आर 600 प्लस 400 1000 घंटे काम हुआ, चाहे विद और विदाउट, ऑन एन एवरेज आ जाएगा 1000। इसमें ऑन एन एवरेज विद और विदाउट कंप्यूटर 1500 आर, इसमें विद और विदाउट कंप्यूटर 2000 आर, नहीं 1000 टोटल था वो 1000 आर, ठीक। तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल ये आ गया, तो मशीन आर रेट ये एवरेज आ गई, विद और विदाउट की कंबाइन करके एवरेज आ गई पर आर, एवरेज रेट पर आर कितनी आ गई, 17 रुपये पर आर आ गई। ये करो 25,500 डिवाइडेड बाय 1500, ये आ गई 17 रुपये पर आर और ये आ गई 27.5 रुपये पर आर। तो इस तरह से पर आर रेट निकाल ली, नहीं तो आपका क्वेश्चन यही खत्म है। जॉब नंबर ए बी सी की कॉस्ट निकालनी है वो निकाल दी, मशीन का खर्चा 10 रुपये पर आर है, मशीन विद कंप्यूटर चलेगा तो 10 रुपये मशीन का, 17.5 कंप्यूटर का, 27.5 रुपये पर आर की रेट से अपना खर्चा जोड़ा जाएगा। तो 27.5 के हिसाब से जोड़ दिया, जॉब नंबर ए बी सी की टोटल कॉस्ट आ गई। तो इस तरह से ये टोटल कॉस्ट आप बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क में करेंगे, पानी कितना लगा मल्टीप्लाई करना है, कहता है 100 लीटर पानी लगता है 1 घंटे में। देखो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 और बहुत ही सिंपल है। कंप्यूटर के खर्च लिए, मशीन के लिए, फिर अपन ने पर मंथ बनाए क्योंकि रनिंग क्या है, पर मंथ है, ओके। तो 35,000 तो वर्किंग आवर मशीन के दे रखे हैं, अकेली मशीन 1500, कंप्यूटर के साथ 2000, 3500 घंटे चली तो 10 रुपये पर आवर, कंप्यूटर 2000 चला तो 17.5, दोनों चलेंगे तो 27.5, बस मल्टीप्लाई करके जोड़ी तो करना है, इस तरह से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट केस था, हो गया। 8 आप होमवर्क में कर लेंगे, 8th में कुछ भी खास नहीं है, आपको बस ये देखना है। एक तो यहां कह रहा है पानी लगा क्वेश्चन नंबर 8 में, वाटर एक्सपेंस,
वाटर कितना लगा, कहता है जी 1 घंटे में 100 लीटर लगता है, 1 घंटे में 100 लीटर, 1 आवर में 100 लीटर लगता है। और कहता है 50 पैसे का 1000 लीटर है, तो 1 घंटे में 100 लीटर 50 पैसे का 1000 लीटर है, तो इसका मतलब कितने रुपए का पर आवर लग जाएगा, तो आप देख लो यहां से 5 पैसे का, 5 पैसे का पानी लग जाएगा। और हमें कह रहा है एक ऑपरेटर 400 रुपये महीना लेता है, तो वैसे आप ऑपरेटर की वेजेस छोड़ दो, ऑपरेटर की वेजेस जो है डायरेक्ट वेजेस मानते हुए इग्नोर कर दो, कॉस्ट में ना लो। तो कहता है एक ऑपरेटर 2 मशीनें संभाल लेता है, और नीचे कह रहा है हमें सुपरवाइजर 2 ऑपरेटर को संभाल लेता है, ऐसा है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4। क्या कहता है, एक ऑपरेटर है ऑपरेटर 1 और ये है ऑपरेटर 2, एक ऑपरेटर 2 मशीनें संभालता है, और एक सुपरवाइजर क्या करता है, सुपरवाइजर 2 मशीनें संभाल लेता है। तो सुपरवाइजर जो है वो 2 ऑपरेटर को ध्यान रखता है और एक ऑपरेटर 2 मशीनों को। तो सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो 900 रुपये महीना है, 900 रुपये पर मंथ, डिवाइडेड बाय 4 मशीन कर लो, 225 रुपये पर मंथ ईच मशीन आ जाएगा। कैसे आया, समझ आया कि एक ऑपरेटर 2 मशीनें संभालता है और ऑपरेटर नंबर 2 भी 2 मशीनें, और सुपरवाइजर 2 ऑपरेटर की निगरानी करता है। तो एक सुपरवाइजर के अंडर कितनी मशीनें आ गई, इसके अंडर ये 4 मशीनें आ गई, यानी इसकी सैलरी 900, 4 मशीनें एक सी हैं, तो 225 रुपये महीना एक मशीन के हिस्से में खर्चा आ जाएगा। तो आप एक मशीन का डेप्रिसिएशन, एक मशीन का पानी का खर्चा, ऑपरेटर की वेजेस लेना ना, सुपरवाइजर, बिजली का बिल एक मशीन का दे रखा है, 4 यूनिट घंटे में यूज होते हैं, 30 पैसे के 100 यूनिट हैं। तो पावर बिल क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, कह रहा है कि 1 घंटे में 4 यूनिट कंज्यूम होते हैं 1 घंटे में, और 1 यूनिट 30 रुपए के 100 यूनिट है, 30 पैसे का 1 यूनिट हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 रुपये 20 पैसे पर आवर बिजली का बिल आ गया क्वेश्चन नंबर 8 में। ये कह रहा है 30 रुपए के 100 यूनिट है, इस तरह इंश्योरेंस दे रखा है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में 200 सेटअप टाइम है, तो बेस्ट है कि उसे प्रोडक्टिव टाइम माने, वेस्ट ना माने। आप डिवाइड 20 200 से करो, अजम्पशन बेस आप उसे नॉन प्रोडक्टिव मानोगे तो क्या होगा, आपको 200 आवर लेस करने होंगे, तो आप 2000 घंटे से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेंगे, 10 पढ़ लेंगे और 11 भी हो जाएगा। बस वो अजम्पशन माइंड में रखनी है सेटअप टाइम वाली। तो इस तरह से ये क्लास 3 में बेसिक्स क्वेश्चन मशीन के हो गए। इस चैप्टर में या तो क्वेश्चन नंबर 1 ठीक था, वैसे 2 और 7 इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बेस पे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर मशीन से रिलेटेड और जो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन पहले किए उससे रिलेटेड थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस और देखेंगे। तो ये तीनों क्लासेस अच्छे से अगर आपने कर ली, अच्छे से नहीं की तो कर लो, देन आफ्टर नेक्स्ट क्लास में मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, वो हम सोल्व करेंगे। तो इसे अच्छे से कर लो, कोई डाउट हुआ तो आप इसे देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।